अजवाइन डालेंगे और जीरा डालेंगे, थोड़ी सी नून की मात्रा में। नमस्कार, मैं पूर्वा त्रिवेदी हमारे कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय उन व्यक्तित्व से करवाते हैं जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं, समाज को बहुत कुछ दिया है। और आज एक ऐसी शख्सियत का परिचय हम आपसे करवाने जा रहे हैं जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, बसा लिया है अपना घर, बना लिया है अपना घर, टूटती हुई उन शाखाओं से सजा लिया है अपना घर। कभी गाती थी वो लोरियां, कभी नुस्खे की थी पोटलियां, सत्तू की भीनी भीनी खुशबू में दादा नानी के साथ बसा लिया है अपना घर। जी हाँ, इस कविता की लेखिका, वरिष्ठ समाज सेविका और अपने घर वृद्धाश्रम की संचालिका श्रीमती माधुरी मिश्रा जी आज हमारे समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे आज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है सामाजिक सरोकार। तो माधुरी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर अपना घर क्या है। अपना घर उन मेरे माता पिताओं का सपनों का घर, उनके विश्वास का घर, उनकी श्रद्धा का घर, उनके ठहराव का घर ही अपना घर है। जी, यानी अपना घर वो है जहां हमारे बुजुर्गों को आकर लगता है कि ये हमारा अपना घर है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अपने घर का जो संचालन है आप कितने वर्षों से कर रही हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं विगत 30 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में अपना थोड़ा मोड़ा योगदान देती आ रही हूँ। जी, 2012 से मैंने अपना घर एक छोटा सा माता पिता के समर्पण के लिए बनाया, क्योंकि हमारे हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका अपना घर हो और उस अपने घर को बनाने के लिए वो जीवन की पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, बच्चों के पालन पोषण को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर, उनके विवाह को लेकर, और अंत में उनको लगता है कि उनका अपना घर हो जहां वो ज़िंदगी की चंद सांसें खुशियों से ले सकें और वो कह सकें कि ये मेरा अपना घर है। इसी परिकल्पना के साथ मैंने इस घर को बनाया है और वहाँ मेरे माता पिता बड़े खुशी से, बड़े उम्मीद से, बड़े विश्वास से और बड़े हक से कह लेते हैं कि ये मेरा अपना घर है। क्या बात है। तो अभी मैं जानना चाहूँगी कि अपना घर में अभी कितने जो वरिष्ठ जन हैं वो निवास कर रहे हैं, और सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि उनकी दिनचर्या भी क्या है। देखिए, मेरे जो माता पिता हैं उनकी अपनी दिनचर्या स्वेच्छा से रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और अपने हिसाब से वो घर में रहते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपना घर की। जब हमारा अपना घर होता है तो वहाँ कोई बंदिश नहीं है, कोई किसी चीज़ की रोका टोकी नहीं है। बस थोड़ा सा कुछ एक उम्र का जो लिहाज है, उम्र का जो परिस्थितियाँ, उनको लेके कुछ समय का निर्धारण हमने कर रखा है कि कब उनको क्या देना है, कब खाना है। बाकी वो स्वतंत्र विचरण करते हैं और अपने घर में, बल्कि मुझे तो लगता है मेरा बचपन ही अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे माता पिता के बीच में मैं अपना घर में, उनके अपने घर में रहती हूँ। तो मुझे लगता है मैं अपने माता पिता के साथ अभी भी अपना बचपन जी रही हूँ। वो स्वतंत्र हैं। सुबह एक पीरियड थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है या टिपिकल कह लें, एक पीरियड लड़ाई का फिक्स है, जो सुबह के पीरियड में लड़ाई शामिल है कि मैं अभी ना आऊंगी, तुम रुक जाओ। छोटी छोटी नोक झोंक के साथ हमारा सुबेरा होता है और किसी को ये नहीं खाना, किसी को वो नहीं खाना। और कुछ दादा दादी ऐसे हैं जो छुआछूत को भी मानते हैं, मैं तूने मुझे छू लिया तो मैं दोबारा ना आऊंगी। लौटता बचपन सा है मेरा अपना घर। बिल्कुल, और सभी तरह के वातावरण में सुबह होता है, कोई पूजा करता है,
कोई कुछ करता है, कोई झगड़ा करता है, कोई कुछ खाते पीते नजर आता है। इसलिए एक अच्छा सा माहौल जो सुबह एक अच्छे से परिवार का होना चाहिए, वो मुझे मेरे अपने घर में देखने को मिलता है। जी दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो माधुरी जी को प्यार से पुकारा जाता है वो संबोधन है माँ। जी हाँ, क्योंकि ये अपने घर के एक एक व्यक्ति का ऐसे ही ख्याल रखती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। और भले वो बुजुर्ग हैं लेकिन माँ सब इन्हीं को मानते हैं। आप कुछ बताएंगी कि ये संबोधन जो है वो किस तरह से पड़ा? और कई बार नहाते धोते नहीं है तो मुझे उनको पकड़ पकड़ के नहलाना पड़ता है, तो वो खुद ही बोलते तुम तो बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह डांटती हो। मैं डांटती भी हूँ क्योंकि मैं सहज होती हूँ उनके साथ, क्योंकि ये जो परिवार है, अपना घर है, ये उन माता पिताओं का घर है जहाँ सहजता है, जहाँ सरलता है। तो मैं भी डांटती भी हूँ, झगड़ा भी करती हूँ, लड़ाई भी करती हूँ। तो जब मैं उनको नहलाती हूँ, आज आपने अच्छे से बाल नहीं धोए, चलो कभी हफ्ते में एक दिन उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि कभी तो वो नहा भी लेते, कभी कपड़े बदल के आ जाते, मैंने नहाया नहीं, तो वो बोलते हैं मैं तो तुम तो मेरी माँ की तरह हो और इस तरह से हमारा देखभाल करती हो, हमको डांटती हो, तो हमें लगता है हम अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है कि 80-80, 90-90 शतायु उम्र के भी मेरे बच्चे हैं जो मुझे माँ कह के बुलाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। माँ संबोधन तो सच में सुन के ही आत्मा खुश हो जाती है और लगता है तो कर्तव्यों का बोध भी होता है। जब कोई अपन को माँ कह के बुलाता है तो वहाँ लगता है कि हमारे कामों में, हमारे कर्तव्यों में कोई कमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माँ की तरह इनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक असहाय स्थिति में रहते हैं, उठ नहीं पाते हैं, डायपर बदलना पड़ता है, कई बार पानी का ग्लास पकड़ते पकड़ते गिर जाता है, तो वहाँ माँ के तरह एक काम करने का जो अनुभव मैंने लिया और वो सब मुझे माँ कह के बुलाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, आप संवेदनशीलता के साथ साथ ही ममता की भी मूर्त हैं, जो इतने सारे बड़े बड़े बच्चों का ख्याल रखती हैं, उन्हें संभालती हैं। माधुरी जी, एक बात और जानना चाहूँगी मैं आपसे, आप इतने अच्छे नेक कार्य को लेके आगे बढ़ रही हैं, बुज़ुर्गों की सेवा कर रही हैं, कई तरह की परेशानियाँ का सामना आपको करना पड़ता होगा, तो क्या आपके इस कार्य में या कभी ऐसा कुछ अनुभव है जब आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, या क्या क्या परेशानी या तकलीफ़ आपको यहाँ देखने को मिलती है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए बेटा, सेवा खुद परेशानी का नाम है जी। तो जिस काम को हमने, जिस काम का बीड़ा उठाया है, पहले तो खुद का आत्मविलोकन करना पड़ेगा। जब हमने अपनी स्वेच्छा से, अपने अंतर मन की आवाज़ से इस काम को लिया है, तो परेशानी कैसी? परेशानी का काम तो है। अब परेशानी का रोना रोते रहेंगे तो सेवा से मेरे 2-4 बच्चे, मेरे माता पिता वंचित हो जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगा कभी, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो एक संकल्प के साथ उठती हूँ कि मुझे आज तो ये दादा दादी के साथ लगना है और इनका काम करना है, और एक सेवा के भाव से करना है, प्रेम से करना है। सेवा समर्पण का दूसरा नाम है। तो जब हम समर्पण करने को तैयार हैं तो हमें अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी हर चीज़ों को उसके साथ आत्मसात करना पड़ेगा, तभी तो सेवा हो पाएगी। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, और मैं कह रही हूँ ना, सेवा तो परेशानी का काम है। जब हमने उस परेशानी को लिया ही है तो उसको बार बार क्यों याद करना, उसको खुशी से करना, तन मन से करना, और पूरा अपना सब संकल्प उसमें जब जुटाते हैं हम, तो हमें हर चीज़ जो अपनी इच्छा की होती है, अपनी सोच की होती है, तो सरल लगती है। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। जी माधुरी जी, यहाँ जो वरिष्ठ नागरिक या बुज़ुर्ग यहाँ आते हैं तो क्या रहता है, आप लेकर उनको यहाँ आती हैं या कभी उनके बच्चे उनको यहाँ छोड़कर जाते हैं? किस तरह के वो जो पल हैं जिनका आप सामना करती हैं, कैसे लाती हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे। आज समाज के बिगड़ते परिदृश्य इतने हमें आपको देखने को मिलते हैं। वृद्धाश्रम तो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। वृद्धाश्रम, ये बढ़ते वृद्धाश्रम टूटते परिवारों का एक नमूना है, क्योंकि हम लोग भी बड़े परिवारों में पले बड़े हैं और मेरी शादी भी बड़े परिवार में हुई और माता पिता के घर भी एक संयुक्त परिवार में मैंने अपना जीवन यापन किया।
तो मुझे लगता है वृद्धाश्रम जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे भी कल्पना से परे था कि ऐसा भी होता है। जो माता पिता पूरा जीवन एक बच्चे को सजाने संवारने में लगा देते हैं, सही बात है। उनको जिंदगी के आखिरी पड़ाव में दूसरे की चौखट में आने की क्या जरूरत है। सही बात है। यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग भटके हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हमारे माता पिता वानप्रस्थी होते थे। एक समय था जब वानप्रस्थ की और हमारे माता पिता जाते थे, जब पूरी जिम्मेदारियों से मुक्त होके वो कहते थे अब तीर्थ दर्शन को जाएंगे, धर्म कर्म का काम करेंगे। लेकिन आज बड़ा दुख है कि मेरे माता पिता को समय से पहले वानप्रस्थी बना दिया और ऐसे वृद्धाश्रम बढ़ते चले गए। तो वृद्धाश्रम कम होना चाहिए, वृद्धाश्रम उनके लिए हो, वृद्धाश्रम की जरूरत है समाज में। लेकिन हम बातें करते हैं कि वृद्धाश्रम नहीं खुलना चाहिए। वृद्धाश्रम उनके लिए खुले जिनका कोई नहीं है, जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित हैं। ऐसे माता पिता के वृद्धाश्रम की बहुत जरूरत है। पर आज तो सब कुछ होते हुए हम बड़े बड़े गगनचुंबी मकान बना ले रहे हैं, बहुत बड़ी भव्यता से घर को सजा रहे हैं, पर मेरा वो फटी धोती पहने माता पिता या एक बुजुर्ग माँ जो बात नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, बर्तन छोड़ देती, उसके लिए उस घर में कोई जगह नहीं है। ये कहाँ जा रहे हैं? बता रही हैं कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं। और ये बात सही है माधुरी जी कि वो कहते हैं ना कि एक माता पिता 4 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर भी आजकल एक माता पिता का सहारा नहीं बन पा रहे हैं। और जी माफ़ी चाहूँगी अगर मैं समझती हूँ कि आप किस दौर से गुजर रही हैं, क्या भावनाएं हैं आपकी। और दर्शकों, देखा आपने, यही है एक माँ की ममता, जो अपने बच्चों को याद करके समाज की इस कुरीति को देखकर जिनकी आंखें नम हो जाएं। ये वो संचालिका हैं जो बुजुर्गों को सहारा देती हैं और उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको खुश रखने के लिए तमाम सारी कोशिशें कर रही हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हम वो बच्चे या हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जब एक संचालिका के अंदर इतनी भावनाएं और इस तरह की फीलिंग हो सकती है, तो वो तो हमारे माता पिता हैं। हम कैसे उनको उस बाहरी मन से या कैसे उनको वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते हैं या अपने से अलग कर देते हैं। माधुरी जी, आप बहुत ही नेक कार्य कर रही हैं और निश्चित ही मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ। बहुत तकलीफ होती है। आज हम देखते हैं कि जिनके सर पे हमारा आशीर्वाद होता है, जिनका हाथ होता है, जिनके रहने से हमारे घर में खुशियां गूंजती हैं। सच बात है। आज वही घर कहते हैं माता पिता का जूता भी अगर दरवाजे पे रहता है तो उस घर में बरकत होती। बिल्कुल। पर आज 4-4, 5-5 बेटे हैं, अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा माँ ने नहीं दिया या चारों को दे दिया, उसने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, तो उसको बाहर बिठा दिया जाता। बिल्कुल। ये कहाँ का तरीका है? ये कहाँ का न्याय है? कहाँ? सही बात है। सॉरी यार, मुझे नहीं, मैं आपकी भावनाओं की और हमारे दर्शक भी आपकी भावनाओं की कद्र कर सकते हैं और निश्चित ही वो भी इस समय बहुत ही भावुक हो रहे होंगे और इस पल को महसूस कर रहे होंगे। और निश्चित ही अगर वो अपने माँ बाप से जुड़े हुए हैं तो उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारे माँ बाप हमारा साया है, हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बात सही है। माँ बाप की आज वही है तो हम हैं इस दुनिया में। जी, आप ये बताइए मुझे कि जिस तरह से आप उनको संभालती हैं और कभी स्वास्थ्य और इन चीज़ों को भी लेकर कुछ दिक्कत आती होगी। देखिए, मेरे घर में अभी सभी कह सकते हैं एक उम्र तो वृद्धावस्था तो बीमारी का एक पड़ाव है, पर पता नहीं क्या है कि जब मेरे घर में कैंसर के रोगी हैं, आंखों से अंधे माता पिता हैं, लकवे से पीड़ित माता पिता हैं, मानसिक संतुलन खो चुके माता पिता हैं, और टोटल निशुल्क है मेरा जो संस्थान है। पर पता नहीं क्या है कि जब वो हमारे घर के अंदर आते हैं तो कुछ ऐसा ओरा बनता है कि उनकी तकलीफें कुछ कम हो जाती हैं। कोरोना काल इतना शहर में हाहाकार था, पर मेरे घर की चौखट में कोरोना का एक दस्तक भी नहीं दिया कि कोरोना कुछ चीज है। और ये कहीं ना कहीं उन बड़ों का आशीर्वाद है और उनका आपका सकारात्मक है जो आपकी जगह की जो उन 24-25 में से कोई तो एक है जो हम सबको बचा के रखा है। तो इस दृष्टि से हम लोग काम करते हैं। तो सेवा एक उम्र के बाद सेवा जरूरी है, पर माता पिता के लिए उनका अपना घर, जिस घर की ईंटों को सजाने में उन्हें जीवन लगाया, वो होना भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि हम अक्सर देखते हैं कि
अपना घर में सारे छोटे छोटे त्योहार आप बनाती हैं और उन वरिष्ठजनों का जन्मदिन होता है या कोई ऐसी खुशियाँ होती हैं तो आपका अपना घर जो है वो खुशियों की किलकारी से गूंज उठता है। उसके बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे अपना घर में सारा भारत बसता है जी, सभी भाषा भाषी माता पिता हैं जी, जी, जी। और थोड़ा सा पूछ लेते हैं हम लोग, आज आप क्या बनाओगे, आज आपका त्योहार है, तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि आज भी हमारी उपयोगिता है जी। आज आपका ओणम है तो क्या बनाते हैं मम्मी, कैसे करते हैं, कैसे सभी जगह के त्योहार एक जगह तो मनाने सभी का कोई मौका भी साउथ इंडियन है, कोई गुजरात का है, कोई मद्रास का है, कोई राजस्थान का है, तो बहुत सारे व्यंजनों का स्वाद भी हमें मिलता है और हम भी खेल खेल में उनके साथ बहुत सारी जो हमारी संस्कृतियाँ जिनको हमें समेटने की जरूरत है उनको समेटने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप अन्य सामाजिक कार्य भी करती हैं, अपना घर भी संभालती हैं और साथ ही अपना घर भी संभालती हैं, तो आप ये तालमेल कैसे बिठाती हैं, किस तरह से? मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरी शादी के बाद 10 साल तो मैं ससुराल में रही और मुझे लगता है ईश्वर शायद सबको सब काम के लिए निर्मित करता है। उसका एक मैं उदाहरण हूँ, मेरे पति आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और वो भी मेरे साथ कदम ताल करते हुए आगे आए। कोई भी महिला के लिए काम करना जब भी संभव है जब उसका परिवार उसके सपोर्ट में हो। तो मेरे पति का बड़ा समर्थन रहा मेरे कार्य के लिए और भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी तो मुझे कुछ जोड़ना ही नहीं था। अच्छा। कोई बेटा होता तो शायद मुझे घर मकान और इस सब चीजों की चिंता होती कि शायद मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, पर ईश्वर ने मुझे 2 बेटियां दी और दोनों बेटियों की परवरिश उसी प्रांगण में हुई। मेरी छोटी बेटी है वो दादा दादी का अंतिम संस्कार करती है। अच्छा। बड़ी बिटिया की शादी भी उसी प्रांगण में हमने करी और काफी 20-20 साल पुराने दादा दादी का आशीर्वाद बच्चों को मिला और हमारा घर भी वही है। अच्छा। मैं 30 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ तो मैंने काम को जिया है, मैं अलग नहीं रही कभी। जब मैं झुग्गी झोपड़ी में काम करती थी तो लोग कहते थे कि आप यहाँ आके रहो तब आपको हमारी परिस्थितियां, तो मैंने झुग्गी नंबर 52 इंदिरा नगर बस्ती में लिया था। मेरी बच्ची का जन्म ही मैं कह सकती हूँ कि झुग्गी झोपड़ी में हुआ और मैं वहीं वैसे मिट्टी के तेल की लाइन में लगती थी, सामान कंट्रोल का लेके आती थी। मैं भूल गई थी कि मेरे पिता एक IPS अधिकारी हैं या मेरा ससुराल क्या है, क्योंकि मुझे समाज में उदाहरण बनना था। अगर सेवा का काम करना है तो सही बात है, जाहिर सी बात है, अगर आप समाज में जाते हो जब उनके साथ आत्मसात नहीं करोगे तो वो आपके साथ कैसे जुड़ेंगे। तो मैं सही कहा आपने कि किसी भी कार्य को करने के लिए जज्बा होना चाहिए और आप अपने अंदर से जो है अपने आप उस कार्य में लग जाते हैं और करने लगते हैं। उस समय ये नहीं देखते कि हम किस पद पर हैं, क्या है, भावनाएं होनी चाहिए आपकी कुछ करने के लिए। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप अपने घर का संचालन करती हैं, समाज सेविका भी हैं, आपकी एक और बहुत ही अच्छी खूबी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप बहुत ही बढ़िया लेखिका भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि आपकी कुछ चंद लाइनें हमें भी यहाँ सुनाएं। देखिए मैं बहुत साहित्यकार नहीं हूँ ना, मुझे कुछ आता है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ मेरे सामने हुई। एक बार एक दादी की डेथ हो गई, 4 दिन तक हम डेड बॉडी घर में रखे थे। अच्छा। कोई आया ही नहीं, तो मुझे लगा कि हम लोग ही बैठे रहे, आज आ रहे कल आ रहे, तो मुझे लगा यार ऐसा भी होता है। तो मैंने लिखा था, कफन को तलाशती रही आंखें, अपनों को चारों ओर निहारती रही आंखें। क्या बात है। न आया कोई 2 गज कफन के लिए, खुद को ही कोसती रही आंखें। क्यों दिया जन्म ऐसी औलाद को हमने, बार बार आंसू बहाती रही आंखें। बहुत बढ़िया। दूसरे के कांधों पर हो सवार, सुनसान राहों पर भी अपनों को ढूंढती रही आंखें, कफन को तलाशती रही आंखें। तो कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं तो लगता है ऐसा क्यों होता है, और कुछ अंतर्मन कुछ कहता है तो बहुत बढ़िया, एक लेखनी का कार्य शुरू हो जाता है। जी, मैंने सुना है कि अभी आगे आपकी कुछ 2 किताबें भी शायद उनका संचालन आप करने वाली हैं, वो कौन सी, उसके बारे में अभी मैं 2 किताबें लिख रही हूँ। पहली किताब है मेरी, क्यों बिखर रहे हैं मेरे बागवान। अच्छा। और विरासत में माँ क्यों नहीं। क्योंकि बच्चे कहते हैं क्या किया हमारी माँ ने।
तो माँ तो वो विरासत है कि जिंदगी के जब हमारी अंतिम सांसें भी निकल जाती हैं, जी, जी, जी। उसके साथ भी माँ का नाम बहुत साथ बढ़िया, में जाता जी। है। तो विरासत में माँ क्यों नहीं, और क्यों बिखर रहे हैं मेरे बागवान। एक कोशिश कर रही हूँ मैं जी। अपने कुछ जज्बातों को एक उकेरने कागज की, में उकेरने की, ताकि लोगों तक भी वो शायद पहुंच उम्मीद पाए। है कि कुछ जी। अच्छा कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और आपने जैसा बताया कि आपके लिए आपकी बेटियां आपका बहुत बड़ा सहारा है, और मैं जानती हूँ कि आपने बेटियों को भी लेकर बहुत अच्छा कुछ लिखा है, तो वो भी सुनना चाहेंगे हम आपसे। मेरी बेटियों का इतना समर्पण रहा, उनने मैंने अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा जी। और कभी मेरी बेटियों ने ये नहीं बोला कि कई बार ऐसे वाक्य मुझे जी, याद जी, आते जी। हैं कि मैं फील्ड पे काम करने जाती थी और कुकर बंद करके भूल गई छोड़ना, अच्छा। उसमें दाल चावल रखा है। जब मैं लौट के आती थी तो मेरी बच्ची वो कुकर भी नहीं खोल पाती थी। हाँ। और बेटा तुमने कुछ खाया? तब मुझे लगता था मैंने तो कुकर ही खोल के नहीं गई कि क्या, पर कभी कोई शिकायत नहीं करी उन्होंने। शिकायत नहीं थी। और बहुत लोग मुझे बोलते थे, इवन मैं जिस परिवेश से आती हूँ, मेरे ससुराल में भी मेरी बेटियों होने का खामियाजा मैंने बहुत भुगता है। तो फिर मैंने लिखा था, एक है चांद एक है सूरज, तारे तो अनेक हैं, बेटियां तो मेरी दो हैं, सुंदर सुशील और नेक हैं, सेवा कार्य के हर प्रकल्प में मुझे वो देती साथ। क्या बात है। कभी दूध की बोतल लेती, कभी खिलौना हाथ, माँ मैं भी चलूंगी साथ तुम्हारे सेवा पथ पर आज, सुनकर उनकी प्यारी बातें मन कहता ये बात, यही तो मेरा कुल दीपक है, यही है मेरी आस। तो जरूरी है कि परिवार में अगर हमने कोई काम लिया है तो सबके योगदान से, सबके साथ से कोई काम होता है। कहते हैं ना, लड़ाई सैनिक लड़ते हैं और कैप्टन वाहवाही लूटता है। तो ऐसी ही कहीं मैं कैप्टन हो गई हूँ। काम सब करते हैं, मिलके करते हैं, सेवा का काम हो या कोई भी काम हो, जब तक सबके हाथ साथ नहीं देते तो काम नहीं होता। बिल्कुल। माधुरी जी, मैं थोड़ा सा जिक्र उस पल का भी करना चाहूँगी। कई ऐसे वाक़या हुए हैं, मुझे पता है, दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि जब बुज़ुर्गों को आपने उनके घर उनको जाते हुए देखा है, और जब वो यहाँ से रहने के बाद उनके बच्चे या उनके नाती पोते उनको यहाँ लेने के लिए आते हैं, तो उस पर भी मैं कुछ आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी। देखिए, जब कोई दादा दादी घर छोड़ के आते हैं तो हम उनसे कुछ नहीं पूछते, क्योंकि उस समय वो बहुत परेशान होते हैं और सामाजिक विकृतियां इतनी है कि उनके पन्ने पलटाने की जरूरत नहीं। तो धीरे धीरे जब वो हमारे साथ घुलने मिलने लगते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, आप कौन है, कहाँ की हो, कैसे आई हो, और आपके बच्चे कौन है। तो कभी वो डायरी में नंबर मिल जाते हैं तो उनके फोन नंबरों से उन तक पहुंचते हैं और ऐसे कम से कम 135 बूढ़े माँ बाप को मैं उनके घर में स्थापित कर पाई हूँ, और वो अब हमारे परिवार के सदस्य बने हैं। अरे वाह। इसी के साथ साथ हमने अतिथि सदस्य का एक कॉन्सेप्ट लिया है उन बहन बेटियों के लिए कि जो नई नई शादी होके जाती हैं और बीमार माँ को, दादी को, सास को पकड़ा दिया, तो उनकी कल्पनाएं कहीं खत्म ना हो जाए, तो वो अगर बीमार माता पिता है उनको कुछ दिन के लिए आश्रम में छोड़ें और वो अपना घूमने फिरने जाएं, अपने बच्चों से मिलने जाएं और पुनः अपने घर लेके जाएं और नई ऊर्जा के साथ वो माता पिता की सेवा करें। को, अपने पेरेंट्स को यहाँ वो छोड़ के, और वो भी एक ऐसे सक्षम और सशक्त हाथों में छोड़ के जा सकते हैं जहाँ उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, और उसके बाद वो पुनः आके उनको अपने घर लेकर जा सकते हैं। चलते चलते माधुरी जी, मैं कहूँगी कि आप एक अच्छा सा मैसेज, या आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे वो वट वृक्ष वो उसी आंगन में रहें जहाँ उनकी जगह है, और ये वृद्धाश्रम एक वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। बढ़ते वृद्धाश्रम समाज की कुरीतियों को दर्शा रहे हैं। मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ और समाज में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि वृद्धाश्रम की संख्या कम होना चाहिए। जरूरतमंद माता पिता जिनका अपना कोई नहीं है, हम सब आए और जुटे उनकी सेवा में और उनका साथ दें, और हमारे वट वृक्षों को उसी आंगन में रखें जहाँ से वो उम्मीद और विश्वास के साथ वो वहाँ पनपे हैं, बड़े हुए हैं। तो बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूंगी, माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। हम दुनिया की कितनी भी
चीजों को हासिल कर जी, लें। जी, जी। जब हम पलट के पीछे देखते हैं तो हमें अपने अतीत को, जी। अपने भविष्य को और अपने वर्तमान को, तीनों का सामंजस्य करके देखना चाहिए। हम जो बोएंगे वही हमें वही काटना हमें, है। जी। और आने वाली समाज तो और जाने कहाँ जा रही जी। है, तो हम लौटें और अपने वट वृक्षों को सिंचित करें, उनको संभालें, हाँ। उनका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि किस तरह से माधुरी जी जो है वरिष्ठ लोगों को सहारा दे रही हैं, उनका सहारा बनी हुई हैं और अपना घर में आकर सभी को अपनापन महसूस होता है। जी हाँ दर्शकों, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, हज़ारों दुख सहे हैं, उम्र भर औलाद की खातिर बुढ़ापे में वो बच्चों की रुसवाई सहन नहीं कर सकते। आपसे भी मैं यही आग्रह करूँगी कि अपने माँ बाप को सम्मान दीजिए और जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनकी कद्र कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत नमस्कार।